हाँ भाई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए मैं भी बढ़िया हूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में बहुत स्टडी की है, खूब डीप में स्टडी करी है। पूरा बेसिक्स हम लोगों ने समझा है यूनिट्स और मेजरमेंट्स का। एरर एनालिसिस बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, और नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर पर हम लोग बाद में आते हैं। चैप्टर तो स्ट्रेट लाइन इन मोशन है, चैप्टर 3, लेकिन उसके पहले हम लोग पहले समझेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, और जब हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स के पहले एक और वर्ड आता है, उसको मैंने लिखा हुआ है मैकेनिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स पर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले मैकेनिक्स समझेंगे क्या होता है, और मैकेनिक्स के बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे काइनेमेटिक्स पर। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स लिखा हुआ है, मैकेनिक्स देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यानी मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडीज। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो किस पर डील कर रही है? किसी पार्टिकल या बॉडी के मोशन पर। किस पर? मोशन पर। इन स्पेस एंड टाइम, यानी टाइम के साथ उसका क्या मोशन हो रहा है उस पार्टिकल का या बॉडीज का। तो ये सब हम लोग जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में डिस्कस करने वाले हैं उसको बोला जाता है मैकेनिक्स। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजीशन एंड टाइम कैन बी डिटरमाइंड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडीज और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। मतलब जैसे हम मोशन की बात कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं स्टेशन पर, हमारे सामने ट्रेन निकल रही है। ठीक है, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? स्टेशन है, हमारे रिस्पेक्ट में ट्रेन चल रही है। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि ट्रेन में बैठा दिया गया हमें, तो हमें तो ऐसा लगेगा कि ट्रेन रेस्ट पर है अगर हम अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है ना? तो जब हम किसी पार्टिकल की पोजीशन या टाइम के बारे में बात करेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स हम लोगों ने समझा क्या है। मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडीज इन स्पेस एंड टाइम। इसके बाद फिर आता है काइनेमेटिक्स। अब आया काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स ये तो हो गया फिजिक्स की ब्रांच। अब इसके अंदर आ गया काइनेमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये क्या है? मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, काइने प्लस मैटिक्स, मतलब गतिशील, गति के बारे में। ठीक है, मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन रिगार्डलेस ऑफ द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। यानी हमें केवल मोशन के बारे में जानकारी करनी है, ऐसा मोशन जो कि डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन से कॉज से आया हुआ है, वो धक्का देने से आया हुआ है कि पेड़ से गिर गया है एप्पल। ठीक है, हमें कॉज के बारे में कोई फर्क नहीं, हमें नहीं सोचना है कि कहाँ से आया हुआ है वो मोशन। हमें केवल डिस्कस किसके बारे में करना है? मोशन के बारे में डिस्कस करना है। और ये जो हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी के मोशन को, जो हम इस तरह के मोशन को डिस्कस करते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट में आता है? काइनेमेटिक्स में। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या हुआ? मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी बॉडी या पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करेंगे। कब बात करेंगे? जबकि हमें कॉज प्रोड्यूसिंग इट, यानी कॉज से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है कि अगर कॉज होगा तो हम कौन से सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं या कौन सी ब्रांच में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। यानी अगर हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करना होगा तो वो कौन से सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता है? डायनेमिक्स में। ठीक है, बहरहाल हमें अभी काइनेमेटिक्स से मतलब है। काइनेमेटिक्स पे हम लोग पहुंचते हैं, आगे हेडिंग लिखेंगे बहुत आसान है। अब इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को पढ़ने में, अब इंटरेस्ट आएगा। जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में अंदर पहुंचते जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नई हेडिंग लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। मोशन को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? अब देखो, मैंने बताया कि मोशन क्या है, स्पेस और टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करेगी उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। अब ये मोशन कौन सी तरह का होगा, कितने तरह का होगा? तो इसमें हम लिखेंगे पहला वन डायमेंशनल मोशन। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। दूसरा टू डायमेंशनल मोशन, और तीसरा जो होता है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन यानी मोशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो मोशन भी कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन डायमेंशन या सिंगल डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक्स वाई एक्सिस दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट एक्स की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है या नेगेटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये केस यानी ये कौन सा मोशन हो गया? वन डायमेंशनल जो मोशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना। अगर टू डायमेंशनल की हम बात करेंगे यानी पूरे एक्स वाई प्लेन में, जब हम टू डायमेंशन की बात करेंगे तो पूरा क्या क्या होगा? एक्स वाई प्लेन की बात करें। अभी हमने केवल एक्स एक्सिस की बात करी थी, ठीक है। या तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव तरफ जाएगा, या एक्स एक्सिस छोड़ दो केवल वाई एक्सिस में। यानी अभी क्या है, केवल एक ही एक्सिस की तरफ मूवमेंट था, उसको हम लोगों ने क्या बोला? स्ट्रेट लाइन मोशन। अब क्या होगा? दोनों तरफ यानी एक्स की तरफ भी मूव करे कोई ऑब्जेक्ट या वाई की तरफ भी मूव करे, तो इस तरह का जो मोशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? मोशन इन प्लेन। एक प्लेन में मूव करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से थ्री डायमेंशनल मोशन, जो क्या आप लोगों को अंदाज समझ में आ रहा होगा क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये क्या है? स्पेस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोशन इन स्पेस, ठीक है। तो जो चैप्टर 3 है हमारा वो है वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कौन सा चैप्टर 3 है? चैप्टर 3 का जो नाम है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बहरहाल पहले हम जब मोशन, अभी मैंने क्लासिफिकेशन बता रहा था, तो मोशन को हम दूसरे तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो कैटेगराइजेशन किस तरीके से हो सकता है, कैसे होता है? एक तो होगा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा कैसा होगा? दूसरा जो हम बोल सकते हैं उसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। अभी आपको ये सोचना नहीं है क्या होता है, आगे आएगा, मिलेगा, हम सब बताएंगे। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। बहरहाल हम लोगों का जो अभी मेन कंसर्न है अभी वो क्या है? वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग, चैप्टर का नाम लिखेंगे और यहां से अब स्टार्ट होता है चैप्टर 3 जिसका नाम है चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन मोशन को हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन का पहले मतलब समझिए क्या है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब मैंने कह दिया सपोज ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में मैंने कह दिया ये ऑरिजिन है, ठीक है। इधर मैंने कह दिया ये क्या है प्लस एक्स और इधर क्या है साइड माइनस एक्स। तो कोई मोशन इस ऑरिजिन की रिस्पेक्ट में या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। हो सकता है वाई एक्सिस बना दूं मैं, ठीक है, कोई भी एक एक्सिस हमने डिफाइन कर दिया। तो या तो ये इस तरफ जाएगा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या फिर बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो जो इस तरह का मोशन होगा इसको हम क्या कहेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक और नाम होता है, कोई बताएगा मुझे क्या होगा? लिख लेना यहां पर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बताओ, कोई बताएगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आगे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत आराम से स्लो स्टार्ट करेंगे और धीमे धीमे तो हम लोग तेज पहुंच ही जाते हैं। स्पीड बढ़ेगी, अभी स्पीड बढ़ी कहाँ है? चलिए लिखेंगे हम लोग पोजीशन। मतलब फिर से बना देता हूं। कोई ऑब्जेक्ट है, उसने ओरिजिन से मूव करना शुरू किया, सपोज इस डायरेक्शन में। मैंने कहा t = 3 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट यहां पर P पर पहुंच गया। O से लेके कहां तक पहुंच गया? P पर पहुंच गया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? पोजीशन को क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल और बॉडी या बॉडीज, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम या इंस्टेंट, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पार्टिकल का या कोई बॉडी है, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो कहां पर है, ठीक है, कहां पर है, क्या उसकी पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया? पोजीशन हो गया, सही है। चलिए इसको मिटा दूं मैं, पोजीशन को मैंने मिटा दिया, पोजीशन हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग, भाई कुछ चीजें हैं, कुछ वर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या होता है? पाथ लेंथ क्या होता है? तो इट इज द डिस्टेंस covered by the object, यानी पाथ लेंथ क्या? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखो इधर जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल बताया था, एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, ऑरिजिन पर था, और उसने मूव करना शुरू किया, t = 3 पर ये यहाँ पर पहुँच गया।
तो इस ऑब्जेक्ट का अभी तक इसने कितना पाथ लेंथ कवर किया है, कितना पाथ लेंथ कवर किया है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। सपोज मैंने कहा कि d डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ है, तो ये d जो है, d क्या है इसमें, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ देखो इधर कितना हो जाएगा, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लिखना चाहें तो इन पर्टिकुलर टाइम या इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो मैंने कहा कि बताओ ये ऑब्जेक्ट O से लेके P तक मूव किया तो कितना पाथ लेंथ इसने कवर किया, कितना पाथ लेंथ होगा। तो कितना पाथ लेंथ होगा, सिंपली जितना डिस्टेंस उसने O से लेके P तक मेजर किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ यहाँ पर हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, D से। अगर मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, जो भी यूनिट होगी। ये क्या हो गया, पाथ लेंथ हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल आराम आराम से हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत ही आराम आराम से। चलो अब आगे लिखेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पाथ लेंथ तो आपको समझ में आ गया कि जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया है वो पाथ लेंथ है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बताइए, कोई बताएगा। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है, कहां से कहां तक है। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, क्या डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, क्या है इसका मतलब। मैंने कह दिया सपोज एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है t इज इक्वल टू t1 टाइम पर x1 पोजीशन पर, t इज इक्वल टू t1 टाइम पर x1 पोजीशन से मूव कर रहा है। अभी हमने ओरिजिन की बात नहीं करी है, ठीक है। अगर हमने ओरिजिन की बात नहीं करी, मैंने कह दिया t इक्वल टू t1 पर ये x1 से मूव कर रहा है, तो हमारे लिए इनिशियल पोजीशन क्या है, दिस वन x1, ठीक है। और t इक्वल टू t2 तक ये पहुंच जाता है यहां तक। तो मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, डेल्टा x या डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट या सभी के दिमाग में तुरंत ही एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यही तो आपने पाथ लेंथ में बताया था। हाँ बताया था, अभी आगे बढ़ रहा हूं, अभी मैंने खत्म नहीं किया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां तो ये बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना शुरू किया था x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक गया, ठीक है। तो यहां तो मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट x1 पोजीशन से मूव करते हुए जाता, x2 पोजीशन तक जाता और फिर जाके ये बैक कर देता, बैक मतलब इस तरफ चलना शुरू कर देता, और यहां पर आते तो वो यहां पर इसकी फाइनल पोजीशन जो है, फाइनल पोजीशन, ठीक है।
t इज इक्वल टू T3 पर इसकी फाइनल पोजीशन होती और इसको मैंने कह दिया सपोज ये जो पॉइंट लिखा हुआ है x3, तब अब बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या हो। अब डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अब बताइए क्या हो जाएगा। सपोज मैंने कह दिया ये जो लिखा हुआ t इज इक्वल टू T3, अगर ये फाइनल पोजीशन है फॉर न्यू फाइनल पोजीशन, इसमें मैं लिख देता हूं इफ फाइनल पोजीशन इज x2, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमने ये लिखा हुआ है। अगर फॉर न्यू फाइनल पोजीशन x3, अगर मैं कह दिया कि फाइनल पोजीशन x3 है, तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, डेल्टा x इज इक्वल टू, या डेल्टा x डैश आप कर दीजिए, डेल्टा x इज इक्वल टू, अब बताओ कितना हो जाएगा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन x3 है, अगर फाइनल पोजीशन x3 है तो डिस्प्लेसमेंट अब कितना हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक मूव कर सकता है या यहां तक मूव कर सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो ऑब्जेक्ट मूव तो बैकवर्ड में भी कर सकता है। अगर मान लीजिए इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है नेगेटिव आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए मैं अगर बताऊं कि बताओ, पूछूं कि अगर बताओ पाथ लेंथ, पहले वाले केस में पाथ लेंथ कितना था, पाथ लेंथ मैंने कह दिया सपोज यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस थी d1 या d थी, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज d1 है। तो अब बताओ कि पाथ लेंथ, पहले वाले केस में पाथ लेंथ यानी यहां से लेके यहां तक मूव किया था, तो इसमें पाथ लेंथ कितना था, यहां से लेके यहां तक कितना मैंने लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है, तो पाथ लेंथ यहां पर d हो जाएगा। अब सिमिलरली दूसरे वाले केस में बताओ मुझे पाथ लेंथ कितना हो जाएगा। पाथ लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखने में बिल्कुल आसान लग रहा है लेकिन समझना है हमें, ठीक है, देखने में बिल्कुल आसान है लेकिन हमें समझना है। पाथ लेंथ बताओ, पाथ लेंथ मैंने क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो मैंने कहा t इज इक्वल टू T1 से लेके t इज इक्वल टू T3 तक टोटल पाथ लेंथ कितना होगा। तो पाथ लेंथ देखो t इज इक्वल टू T1 से लेके T2 तक जब ये गया तो उसने पाथ कितना कवर किया, d डिस्टेंस कवर किया, इसके बाद फिर ये बैक किया और टाइम कवर्ड हो गया, यानी पाथ लेंथ जो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, देखो d प्लस d1, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट देखो कितना था, x3 माइनस x1, ठीक है, x3 माइनस x1, लेकिन पाथ लेंथ देखो कितना है। अच्छा, इसको अगर मैं d के टर्म में पूछूं या d के टर्म में आपसे कहूं कि बताओ d के टर्म में कितना हो जाएगा डेल्टा x, अगर मैं कहूं ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखो टोटल डिस्टेंस d में से d1 माइनस हो गया, कितना हो जाएगा d माइनस d1, ठीक है। पहले वाले केस में तो मैंने लिख ही दिया। अगर मैं पूछूं कि पहले वाले केस में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा डी के टर्म में, सिंपली डी के इक्वल। देखो इधर यहां पर क्या है, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। यहां पर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। यहां पर क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट d माइनस d1 है और पाथ लेंथ d प्लस d1 है, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर कम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पाथ लेंथ से या तो बराबर होगी या कम होगी। लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। मतलब जो पूरी कहानी हमने सुनी थी और कहा कि उसको रिव्यू करो, कोई पिक्चर देख के आए 3 घंटे की और कहा कि अब रिव्यू करो,
तो रिव्यू कैसे किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में, हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा करते हैं पाथ लेंथ लिखते हैं। पाथ लेंथ इज इक्वल टू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझते हुए नोट कर लीजिएगा। या कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो लेस देन और इक्वल टू पाथ लेंथ। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, लिख लो, मैं लिखा देता हूं, नहीं तो तुम लोग हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे। लिख तो दिया यार, क्या लिखाऊंगा मैं, लिख तो दिया, वही मैं थ्योरी में लिखा दूंगा कि पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसने ऑरिजिन से चलना शुरू किया, ऑरिजिन से चलना शुरू किया, यानी इसकी इनिशियल पोजीशन सपोज मैंने कह दिया ऑरिजिन की x1 है, और ये यहाँ तक P तक गया। कहाँ तक गया, P तक गया, और यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है मैंने कह दिया ये है 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर टोटल डिस्टेंस है, और P तक पहुँच के वो रुका नहीं, P पर पहुँचने के बाद वो क्या हुआ, बैक कर दिया और यहाँ पर आ गया, Q तक आ गया, और मैंने कह दिया ये इसकी डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। ठीक है, चलो बताओ मुझे टोटल डिस्टेंस बताओ या पाथ लेंथ बताओ। पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, पाथ लेंथ देखो, पाथ लेंथ x1 से मूव करना शुरू किया, P तक गया, और P के बाद फिर से बैक कर दिया, Q पर आ गया, यानी पहले ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और फिर से बैक कर दिया ऐसे। ठीक है, जैसे भी बनाना चाहो, अलग लाइन में इसलिए बनाया समझ में आ जाए तुम्हें कुल मिला के। तो बैक कर दिया, ये यहाँ पर ऐसे पहले ऐसे गया था, फिर ये बैक कर दिया। चलो बताओ पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 मीटर, यानी 150 मीटर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि बताओ डिस्प्लेसमेंट, बताओ कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट देखो इधर 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक गया 100 का 50 बैक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा, 50 मीटर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, केवल 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, 50 मीटर। चलो अब डिस्प्लेसमेंट में एक स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट में स्टार बना के पॉइंट लिखिए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Displacement is a vector quantity and may be क्या लिखने वाला हूँ, may be पॉजिटिव और नेगेटिव, may be पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। अच्छा, पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ और सिंपली डिस्टेंस, ये कैसी होती है, स्केलर। ठीक है ना, ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मकसद चैप्टर को फिनिश करना नहीं है, ठीक है, और ये भी मकसद नहीं है कि वीडियो हमें 15 मिनट का ही डालना है या 10 मिनट का डालना है या 5 मिनट का डालना है। हमारा मकसद क्या है, स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। ठीक है,
स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। चलो लिखो, बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी शुरुआत है, हम लोग काइनेमेटिक्स में या स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग बिल्कुल स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। चलो लिखो, इसमें पहले एक दो लाइनें लिख लेते हैं फिर समझेंगे क्या होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time. If an object covers equal distance in equal interval of time, it is called यूनिफॉर्म मोशन। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? देखो कि इसका समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ये कानपुर है, कानपुर, और ये लिखा मैंने दिल्ली। कानपुर से दिल्ली तक कोई ट्रेन जा रही है और हमने कहा कि ये इसका बीच वाला पॉइंट है और यहाँ तक टोटल डिस्टेंस इसका सपोज मैंने लिखा 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी हम कई सारे छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि सपोज यहाँ पर टोटल 6 घंटे लग रहे हैं टोटल कानपुर से लेकर दिल्ली तक, और मैंने कह दिया कि अगर 3 घंटे में ये हाफ डिस्टेंस कवर कर लेता है, 3 घंटे में हाफ डिस्टेंस कवर कर लेता है, हाफ डिस्टेंस कवर करता है, और अगले 3 घंटे में फिर से वो क्या करता है। अभी देखो मैंने केवल 2 ही पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूँ, इनके आप छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बता रहा हूँ कि मतलब एक ट्रेन है बिल्कुल यूनिफॉर्मली आ रही है, अगले 3 घंटे में भी वो 3 घंटे में हाफ डिस्टेंस कवर करती है। तो इस तरह का जो मोशन होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। मैंने कह दिया इसी तरीके से मैंने कह दिया 1.5 आवर में उसने 1/4 डिस्टेंस कवर करी, अगले 1.5 आवर में नेक्स्ट 1/4 डिस्टेंस करे। तो इस तरह का अगर मोशन होगा मतलब बिल्कुल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से आप चले जा रहे हैं, एक बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से आप मूव कर रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन हम समझेंगे कि इसको अगर मैं कहूँ कि ग्राफ से अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, इसी यूनिफॉर्म मोशन को अगर मैं कहूँ कि ग्राफ से आप बताइए क्या होगा, ग्राफ से बताइए क्या होगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ, ये टाइम सेकेंड में मैंने सपोज लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्स यानी डिस्टेंस लिखा हुआ है, मीटर में लिखा हुआ है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से। वेलोसिटी स्पीड पर अभी पहुँचेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होगा, ये जो मोशन दिखाया हुआ मैंने, ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन दिखाया हुआ टाइम के साथ बिल्कुल कंटिन्यूस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्लोप इसका क्या है? बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये जो मोशन होगा ये कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा, बस आप लोग कंसंट्रेट होकर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। अब मैंने कहा चलो मैं एक और ग्राफ बना देता हूँ। एक और ग्राफ मैंने बना दिया टाइम के साथ, ये सेकेंड है, ये मीटर लिखा हुआ है, एक्स मीटर में लिखा है ये। अच्छा, टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट यानी टाइम देखो बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है और ऑब्जेक्ट क्या है?
ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है भाई, बिल्कुल इस तरीके का अगर कोई ग्राफ आपको दिखाई देता है, ये कौन सा मोशन है? देखो इधर टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस ये मीटर में जो मैंने लिखा हुआ है ये इंक्रीज हो रहा है क्या? ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल अपनी जगह। क्या है? क्या है? स्टेशनरी है। तो इस तरह का मोशन, या इस तरह मोशन तो है ही नहीं नालायक क्या है ये? अरे यार गलत लिख दिया, गलत लिख दिया यार। STATIONARY, स्टेशनरी। हाँ भाई, तो ये क्या हो गया? देखो टाइम के साथ बॉडी मूव कर रही है क्या? नहीं कर रही है। देखो बिल्कुल एक्स जो है वो कांस्टेंट है, सही है ना? तो टाइम के साथ अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पर रखा हुआ है या मूव नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? चलो, तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा मान लीजिए मैं कहूं एक ग्राफ बनाता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं। मैंने कह दिया ये एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, टाइम लिखा हुआ है सेकंड में, और यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है मीटर में। ऑरिजिन से ये स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा कभी भी कोई ग्राफ बनाएंगे ये ऑरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? इस तरह का कोई ग्राफ बना हुआ है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन देखो ये है कांस्टेंट स्लोप, अगर दिख रहा है आपको तो मोशन जो है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। ये कौन सा मोशन है? ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का प्लॉट बना हुआ है। चलो, तो ये तो हो गया मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म है कि नहीं है। अब तो आप लोग बिल्कुल फिजिक्स में मास्टर हो गए हैं। फिजिक्स में मास्टर हो गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो क्या लिखें बताओ? लिखो क्या हेडिंग लिख देखता हूँ। हाँ, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। बताओ क्या होता है फार्मूला? एवरेज स्पीड लिखो, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय, अरे स्पीड क्या होता है? हाँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। बताओ डिवाइड, नीचे क्या आएगा? टोटल टाइम इंटरवल, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अरे स्पीड इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, वही तो लिखा हुआ है। चलो हाँ, यहां पर लिखिएगा एवरेज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एवरेज स्पीड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ चीज़ें हैं ये हमेशा आपको दिमाग में रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। कभी मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए, है ना, कह नहीं सकते, तो और आपने नेगेटिव लिख दिया कभी कि -40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो एवरेज स्पीड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे एक और पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं, अभी मैंने बताया था हालांकि, दोबारा लिखा देता हूँ। फॉर मोशन along a straight line in the same direction, same मतलब one direction, one direction, for motion along a straight line, यानी एक
एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इस केस में मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चलो नोट करो इसको जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया एवरेज स्पीड। ध्यान रखिएगा स्पीड और वेलोसिटी में बहुत अंतर होता है। चलो बताओ, क्या बताओगे? बताना ये है कि हेडिंग लिखो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी लिखो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ। देखो एक मैंने बताया था पाथ लेंथ और एक बताया था क्या, डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इट इज डिफाइंड एज द क्या लिखूं मैं, या रेशियो ना लिख के, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड है एक ही चीज, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यानी एवरेज वेलोसिटी अगर मैं कहूं इसको, मैंने ये देखो, ये ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्पीड केवल पॉजिटिव होती है, एवरेज वेलोसिटी वी। हाँ, क्या बताया था मैंने? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने डेल्टा एक्स से डिफाइन किया हुआ था। टाइम इंटरवल को मैंने कह दिया डेल्टा टी। तो ये हो गया इसका फार्मूला। और अच्छी तरह लिखना है, और अच्छी तरह लिख लो। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये x1 पोजीशन t इज इक्वल टू t1 टाइम पर था, x2 पोजीशन पर पहुंचा t इज इक्वल टू t2 टाइम पर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। देखो कितना हो गया, t2 माइनस t1। वेरी गुड। अब ये है, ये जो मैंने लगाया हुआ, हम जब सॉल्व करेंगे, अभी मैं केवल बता रहा था, वेक्टर मैंने बोल दिया इसलिए मैंने लिखा हुआ है। हर जगह हम नहीं यूज करेंगे, मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ें। ये हो गया। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, चलो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। एक साथ बता दिया, वेलोसिटी भी हो गया। अब हम तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, और एग्जाम्पल ये है t सेकेंड में x मीटर में। अरे ये x एक्सेस वाला नहीं लिखा हुआ है, डिस्टेंस वाला x लिखा हुआ है। तो और प्लॉट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये प्लॉट। ठीक है, और यहां पर क्या रखा है उसने? टेन मीटर, 25 मीटर, और टाइम यहाँ पर 5-7 सेकंड में। ठीक है ना। चलो इसमें ये पूछा हुआ है टाइम इंटरवल, यानी इस टाइम में 5 और 7 के बीच में उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या लिखेंगे हम?
एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल बिटवीन 5 सेकेंड एंड 7 सेकेंड इज इक्वल टू कितना, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 से लेके 25 तक पहुंच रहा है। क्या लिखेंगे हम, 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। देखो 7 माइनस 5, 25 माइनस 10। चलो ये कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल ग्राफ बना के देखो, ग्राफ अगर दे दिया गया, दिमाग में एक चीज सेट कर लेना, अगर कोई ग्राफ दे दिया गया मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम आधी उसने खुद ही सॉल्व कर दी है, ये ध्यान रखना। ग्राफ देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि प्रॉब्लम तुम्हारी बढ़ाई है, प्रॉब्लम तुम्हारी आधी उसने खुद ही सॉल्व कर दी अगर कोई ग्राफ देके कोई क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक है ना। हाँ, ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आसान होते हैं। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। तो ग्राफ अगर कभी भी मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा खुश हुआ करो, अरे ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ और पूछूं, कुछ ग्राफ बताता हूं, कुछ ग्राफ बताता हूं मैं। मैंने कहा ग्राफ है कुछ इस तरीके से, टाइम टी, यहाँ पर एक्स वाई मीटर में लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, और ग्राफ है इस तरह का, ठीक है। फिर मैंने लिखा टाइम टी, अरे वही सेकंड में है यार, हाँ तुम लोग बड़ी जल्दी, एक्स मीटर में, ठीक है। ये ऑरिजिन हो गया, और ग्राफ में ऑरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑरिजिन ग्राफ में बहुत, बिना ऑरिजिन के ग्राफ इनकम्प्लीट होता है। हाँ लो, सब में लिख दिया, सही है, अब तो लिख दिया, लो यहाँ पर भी लिख दिया, लो मीटर में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ मैंने बनाया जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 3 ग्राफ मैंने बनाए हुए हैं। ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ, ये भी तो चल रहा है। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट देखो, डिस्टेंस उसकी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ये तो ये ग्राफ हमें दिख रहा है कि चल रहा है, चल थोड़ी ना रहा है, वो तो रुका हुआ है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अब बताओ, अब बताओ, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ती ही जा रही, बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। चलो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हम बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी का कैसा ग्राफ है, पॉजिटिव वेलोसिटी का, पॉजिटिव वेलोसिटी का। देखो टाइम के साथ, यहां पर देखो टाइम के साथ डिस्टेंस इसकी कम होती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा, सॉरी वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। यानी इसमें जो ग्राफ होगा हमारा वो वेलोसिटी के टर्म में अगर मैं पूछूं तो कैसा वेलोसिटी का ग्राफ होगा, निगेटिव वेलोसिटी, निगेटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है, स्टेशनरी हो गया, 0 वेलोसिटी एट रेस्ट। हाँ और क्या, वेस्ट, बहुत बढ़िया।